थैंक यू फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। दलवी सर ने बोला था 25 ईयर्स को, बोला था लंबी रेस का घोड़ा है। अब वो घोड़ा है कि वो गधा है पता नहीं, आगे डिसाइड होगा। लेकिन दलवी सर मेरे जीवन के सबसे पहले और आखिरी गुरु हैं। ये जितना भी लंबा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मेरे बारे में दिया गया है, उसका 100% क्रेडिट जाता है दलवी सर को। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ हिम। And I'm very happy to give this speech because जब हम लोग कॉलेज में थे 1990s में, तो दलवी सर का सपना था कि कनकौली में to have a college established, and it gives me great deal of happiness कि जो सपना दलवी सर ने इतने पहले सोचा था, वो सपना अभी साकार हो गया है। आप लोग उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, and I'm sure that you all will attain greater glory and do your college, your family and your friends proud. So, dear friends, आता मी हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये बोलणार आहे. आय होप दॅट्स ओके विथ यू ऑल. अँड आय ट्राय टू कीप इट व्हेरी सिंपल. आजचा टॉपिक आहे नो योर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड हम सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता तो है कि भाई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. तो मेरा यह पर्पस अभी नहीं है कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई लेक्चर नहीं है, कोई कोई क्लास नहीं चल रहा है, तो मैं आपको सेक्शन और आर्टिकल नहीं बोलने वाला हूं. मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है ये आपको समझना चाहिए. और हर एक स्टूडेंट को और हर एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये समझना चाहिए. वो भले ही आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, किसी भी फील्ड का हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका बेसिक आइडिया सबको होना चाहिए. तो अगर एक सिंपल शब्द में बोला जाए, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का नंबर 1 लॉ है, नंबर 1 कानून है. मतलब वो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए गंगोत्री है. जैसे गंगा निकलती है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉ है जिससे बाकी सारा लॉ निकलता है. अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल कैसे दें, आप लोग अभी विजय लक्ष्मी दलवी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. अब ये कॉलेज किसने एस्टेब्लिश किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने कैसे एस्टैब्लिश किया? क्योंकि देयर इज अ लॉ विच एनेबल्स द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई टू एस्टैब्लिश अ कॉलेज. दैट लॉ इज द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज एक्ट. सो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर विजयलक्ष्मी दलवी कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ. अब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट, क्या वो जो पावर है महाराष्ट्र सरकार को या महाराष्ट्र असेंबली को ये लॉ बनाने का, ये पावर दिया गया उसको कॉन्स्टिट्यूशन से. सो हम लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन हम लोग के लाइफ में जो भी हम लोग करते हैं इन द यूजुअल कोर्स ऑफ आर द इंटरफेस विथ लॉ, ईच एंड एवरीथिंग का जो सोर्स कोड है, जो ओरिजिनल पावर है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू आर एनी सिविल केस में आप लोग करते हैं, कोई क्रिमिनल केस में करते हैं, तो सिविल केस के जैसे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना है ना. प्रॉपर्टी का पार्टीशन करने के लिए एक लॉ है कि भाई ऐसा प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना चाहिए. लेकिन उस लॉ का जो अब फाउंडेशन है, जो बेसिस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. मान लो कोई क्रिमिनल केस है, कोई चोरी करता है, कोई पकड़ा गया चोरी करते हुए, एंड पुलिस उसके ऊपर केस करता है, तो पुलिस केस करेगा चोरी का अंडर इंडियन पिनल कोड. लेकिन इंडियन पिनल कोड का भी जो सोर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो सारा चीज, जितना भी लॉ आपके लाइफ में है, जितने भी लीगल सिस्टम से आप ऑपरेट करते हो, आप पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, आपका वोटर्स आईडी कार्ड बनता है, इलेक्शन होता है, हर चीज के लिए अलग अलग कानून होते हैं. लेकिन वो कानून का जो सबसे सोर्स है, जहां से ये सब कानून फ्लो होते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है. इसलिए मैंने बोला कि आप आर्ट्स, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है तो सिर्फ आर्ट्स वाले समझेंगे, और आर्ट्स वाले में भी जिसने पॉलिटिकल साइंस लिया वही समझेंगे. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आर्ट्स वाले हो, पॉलिटिकल साइंस वाले हो, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या कॉमर्स, या आप साइंस, फिजिक्स, बायो, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एवरीबडी शुड नो. क्योंकि आपके फील्ड में कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का असर होता ही होता है, जो भले ही आप लोग अभी रियलाइज नहीं करेंगे, आगे जाके आप लोग को पता होगा. एंड हैज प्राउड इंडियंस, एवरी इंडियन शुड नो ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा एक एक चीज बहुत जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है वो केवल एक आजाद देश में बन सकता है. जब इंडिया 150 साल तक ब्रिटिश के अंडर था, when Britishers ruled India for more than 150 to 175 years, India did not have a constitution. Why?
क्योंकि हम लोग एक आजाद देश नहीं थे, वी वर नॉट अ फ्री नेशन। तो जब हम लोग 1947 में आजाद हुए, और आजाद होने का सबसे पहला काम जो इस देश ने किया वो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अप्रोक्सीमेटली 3 साल लग गए हम लोगों को। फ्रॉम 1946, जब आजादी के जस्ट पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हुआ, वो दिसंबर 1946 में, वो काम खत्म हुआ नवंबर 1949 में, और अप्रोक्सीमेटली 3 साल। और फिर जनवरी 26 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली फोर्स में आया। इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 ला हमें रिपब्लिक डे वी सेलिब्रेट। So this is the reason why we celebrate Republic Day, because our constitution came into India, got independent in 47, but the constitution of India came into force on 26th of January 1950, and उस दिन से हम लोग फुल फ्लेजेड पूरे तरीके से हम लोग एक आजाद देश, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री के बेसिस पे हम लोग का एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, वी आर प्राउड इंडियंस। लेकिन एक किसी भी देश को एक गर्व महसूस करने के लिए कि हम इस देश का हिस्सा हैं, एक आजादी होना बहुत जरूरी है। और संविधान जो हम लोगों का है वो उस आजादी का प्रतिबिंब है, वो इस आजादी का सबसे बड़ा सबूत है। तो इसलिए हर एक भारतीय नागरिक को अपने संविधान के बारे में, जिसके आधार से हम लोग आजाद हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा कानून चलता है, एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो देयरफॉर द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ नाउ आई होप यू विल हैव रियलाइज कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेसिक है, कितना जरूरी है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे अगर इंडिया में सबसे बड़ा कानून है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसका था तो बाबा साहेब आम्बेडकर का था। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अंबेडकर दिवस क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे आज के लाइफ एक्सपेक्टेंसी के स्टैंडर्ड से उनका स्वर्गवास बहुत जल्दी हुआ। वो बेरली ही वाज इन हिज मिड 60s, 65 64 के थे। लेकिन इतने कम और इतने मुश्किल उनका बैकग्राउंड रहा है, उसके बावजूद भी इतने कम समय में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। लेकिन उनका नंबर 1 अचीवमेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केवल शेड्यूल कास्ट के लिए, केवल दलित कम्युनिटी के लिए, केवल किसी एक स्पेसिफिक एक विशेष प्रांत के लिए या एक जाति के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए। तो जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उन्होंने जो संविधान बनाया, वो संविधान का भेंट उन्होंने पूरे देश को दिया, सभी जातियों को दिया, सभी प्रांतों को दिया। एंड ही इज फ्रॉम आवर होम स्टेट, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। So this is the matter of great pride, for every Indian and also for every Maharashtrian, that the constitution of our country, under which everybody is functions every day, is the biggest contribution in that constitution was by Baba Sahib Ambedkar, somebody from our own home state. So about, and therefore this is where Ambedkar's philosophy is very important, because when he was born, and even today also, unfortunately, the Dalit communities have great deal of difficulties getting access to education, to employment and to growth. अब उनका जन्म हुआ 1891 में, मतलब 14th अप्रैल आज ही के दिन में 1891 में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 130-40 years ago। तो सोचो उस टाइम पे कितना मुश्किल होता होगा। और अगर आज मुश्किल है, अभी भी है, तो 130-40 साल पहले तो और भी कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। एंड उनके फैमिली भी ऐसा कोई वेल टू डू नहीं था, बहुत ही एवरेज फैमिली के थे। उनके 14 उनके भाई बहन थे। फादर उनके आर्मी कैंटोनमेंट में काम करते थे। तो इसलिए जो उन्होंने शुरुआत में जो परेशानी का सामना करना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी ही अकम्प्लिश्ड ग्रेट डील ऑफ गोल्स इन हिज लाइफ। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुए, एंड एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हो। एंड वहाँ से फिर उसके बाद वो यूएसए गए, वो लंदन गए, वहाँ से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टरेट किया, डबल डॉक्टरेट किया, डबल पीएचडी हुए पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, लॉ में। उन्होंने बहुत ही अलग अलग फील्ड में उन्होंने, हम लोग तो केवल एक फील्ड में वी ट्राई टू डू समथिंग, वो तो मल्टीपल फील्ड्स में उन्होंने ग्रेट डील ऑफ एक्सीलेंस हासिल की।
एंड फॉरगेट अबाउट हिज कम्युनिटी कि भाई उस कम्युनिटी से वो पहले व्यक्ति थे, ऑफ कोर्स उस कम्युनिटी से पहले व्यक्ति तो थे ही, लेकिन अमंग इंडियंस ऑल्सो बहुत रेयर था कि ऐसा ब्रिलियंट, ऐसा जीनियस आदमी विद फॉरेन जाके इतने सारे डिग्री हासिल कर रहा है, और फॉरेनर ने एकदम वर सरप्राइज्ड कि कोई इंडियन आके उनकी यूनिवर्सिटीज में आके इतना अच्छा से परफॉर्म कर रहा है। और ये सारी चीजों में उनको पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत थी, फंड्स उनको आसानी से नहीं मिले, सब जगह पे उन्होंने स्कॉलरशिप से ही पढ़ाई की, लेकिन स्कॉलरशिप के बावजूद भी खर्चा बहुत होता है। अगर आप यूएस में और लंदन में रहते हैं तो आसान बात नहीं है, वहाँ यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, उस जमाने में शिप में ट्रैवल करना होता था, रहना खाना पीना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी एक्सपेंसिव। एंड he had an excellent academic career, he multiple PhDs उन्होंने हासिल किया, लॉ भी उन्होंने फैंटास्टिक तरीके से कंप्लीट किया, और उन्होंने इंडिया में तो लॉयर बने बने, लंदन में भी उनको लॉयर का स्टेटस दिया गया, जो बैरिस्टर हम लोग कहते हैं ना, आप लोगों ने शब्द सुना होगा बैरिस्टर, बैरिस्टर जो लंदन में जाके लॉ कंप्लीट करता है और जो लॉ सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं उनको बैरिस्टर कहते हैं। तो इंडिया में तो लॉयर थे ही, लंदन में भी बैरिस्टर थे, फिर इंडिया में आए और हमारे फिर फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट लिया, और जो उनकी अपनी जो स्पेसिफिक कम्युनिटी थी, जिनका कोई लीडरशिप था नहीं, उस कंप्यूटर कम्युनिटी को जो आगे ऊपर डेवलप करने के लिए, उसको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। तो आज जितना भी हम लोग देखते हैं, जो आज हमारे सोशल इक्वालिटी का जो एक प्रिंसिपल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है, वो सोशल इक्वालिटी का एक लार्ज क्रेडिट जाता है बाबा साहेब को, कि उन्होंने ये सोशल इक्वालिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी कम्युनिटी के बेसिस पे, किसी भी कास्ट के बेसिस पे। अब जैसे कि तो ये सारी चीजें जो हैं, जो इक्वालिटी विच इज वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ बाबा साहेब। सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, या इट वाज वेरी क्लियर दैट अभी ब्रिटिश जो है इंडिया छोड़ के जाने वाली, अप्रोक्सीमेटली 1945 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इट वाज क्लियर दैट अब ब्रिटिश जो है इंडिया छोड़ के जाएगी, एंड इंडिया विल बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो पहला टास्क होता है किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री को, वो होता है अपना एक संविधान बनाना, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो अभी हम लोग का पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट तो 5 साल में एक बार इलेक्ट होता है, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। जैसे 2019 में इलेक्शंस हुए, 2014 में हुए, 2009 में हुआ, अब अगला इलेक्शन 2024 में होगा। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो एक ही बार होता है, और उसका केवल एक ही पर्पस था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाना। तो अभी जो हमारा पार्लियामेंट हाउस आप देख रहे हो ना, तो उस दिल्ली में, तो वहां पे उस समय 47 से लेके 51 तक कोई पार्लियामेंट नहीं बैठी, 47 से 51 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे ओनली काम, एक ही काम था उसका, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाना। तो 1950 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, उसके बाद 51 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए, तो पार्लियामेंट बना, और उसके बाद से पार्लियामेंट्री हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और पार्लियामेंट चुन के आता है। लेकिन ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 46 से लेके 49 तक जो 3 साल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तक 2 साल 11 महीने तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जैसे हमारे आज के तारीख में इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना है ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी है, और जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, लिखित में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उनमें से सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे इलेबोरेट और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। एंड वर्ल्ड ओवर इसको लोग क्रेडिट देते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ इनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे कंट्रीज में उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे उसको देखा जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, उससे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग क्रेडिट टू अस, एंड दैट इज पॉसिबल अगेन बिकॉज ऑफ बाबा साहेब, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 46 से 49 तक बैठी, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे सब कमिटीज थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जो था उसमें, वो था ड्राफ्टिंग कमिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल फॉर्म कैसा होगा, क्योंकि सजेशन सब जगह से आते थे, ऑल ओवर द कंट्री से सजेशंस आए, क्या करना है हमें, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उन सारे सजेशंस को इकट्ठा करके, सोच विचार करके फाइनल फॉर्म में लाने का जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमिटी का था, एंड ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन बाबा साहेब थे।
सो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी के सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य बाबा साहेब थे, और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी अपने कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया, किसी एक स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक कास्ट के लिए नहीं बनाया, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन सारे देश के लिए बनाया। तो उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश के लिए एक भेंट है, एंड ये दिखाता है, दर्शाता है उनके महानता को, कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी या अपना वोट बैंक या अपने कास्ट के लिए नहीं सोचा, उन्होंने सोचा तो हैज एन इंडियन सोचा, हैज अ देश के नागरिक के जैसे सोचा। एंड यही सबसे बड़ी हमारे में खामी है। इफ ऑल ऑफ अस आर कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हमें केवल एक सबक सीखना है, केवल एक, वो ये है कि हम लोग को अपने कास्ट के बेसिस पे नहीं सोचना है, हमें अपने प्रांत के बेसिस पे नहीं सोचना है, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं सोचना है, गोत्र के बेसिस पे नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हम इंडियन हैं। और जो हम ये कदम उठा रहे हैं, जो हम ये स्टैंड ले रहे हैं और जो हम ये काम कर रहे हैं, क्या ये इंडिया के बेनिफिट में है कि नहीं? दैट इज द मूल मंत्र जिसको कहते हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का मूल मंत्र, दैट इज द दिस इज द बेसिस, दैट इट इज एनकरेजेस एवरी पर्सन टू थिंक लाइक एन इंडियन, that you are not Marathi, you are not Gujarati, you are not Bengali, you are not Tamilian, you are not Haryanvi, you are Indian. You are not upper caste, you are not lower caste, you are not OBC, you are not Dalit, you are Indian. That is what our constitution teaches us. And ये चीज हम लोग अगर सब लोग उसको इनकलकेट करें, उसके अंदर अपने अंदर इस चीज को ग्रहण करें, सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा यही होगा, और आज की तारीख में हो नहीं रहा। हम लोग ऑफ कोर्स देयर हैव बीन ग्रेट डील ऑफ डेवलपमेंट, हमने 75 इयर्स तक कॉन्स्टिट्यूशन को चलाया है, अच्छी तरह से चला है, लेकिन अभी भी बहुत सारी एरियाज हैं। अगर हम लोग ये बैठ के पीछे आराम करके बैठ जाएं कि नो भाई हमारा एकदम सब चीज परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो देन वो गलत होगा। वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि आज के तारीख में भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आइडियल्स रखे हैं, वो अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी भी बहुत चीज बचता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फायदा नहीं हुआ है। सो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज इट, जैसे मैंने 2-3 पॉइंट सबसे पहले बोले कि सबसे पहले वो गंगोत्री है सारे कानून का। सारे कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ही फ्लो होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ सबक सिखाता है, वो सबक हर एक भारतीय को सीखने चाहिए। तो ये कोई एक लॉ का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स लॉ जब आप करते हैं तो उसमें पेपर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन एग्जाम वगैरह आपको देने के लिए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल आइडिया के आपको होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन खोला तो कौन से सेक्शन, कौन सा आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, वो सब बात की बात है। वो आगे जाके आप लोगों को अगर इंटरेस्ट होता है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली पढ़ते हो, तो आई वुड वेलकम इट, बिकॉज एवरीबडी शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। But today what my purpose is for you all to understand, for you all to that you all should know that constitution जो है वो क्या करता है कि it certain ideals, certain principles उसको दर्शाता है, वो हमें समझना चाहिए। that is equality, fraternity, liberty, brotherhood, ये सारे ideals हैं हमारे constitution के, and those are the constitutional ideals which every Indian must inculcate, every Indian must take it inside। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत आसान है, लिखा हुआ है शब्द देयर शैल बी इक्वालिटी इन इंडिया, तो उससे सब इक्वालिटी हो जाएगा। देयर शैल बी फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, देयर शैल बी फ्रेटर्निटी अमंग इंडियंस, तो ऐसे लिखने से हो जाएगा। सर्वधर्म समभाव, ऑल रिलीजन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, जस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है। वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग उसको समझें और उसको अपने में अपनाएं, क्योंकि जब तक वो नहीं अपनाते हैं तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस नहीं हो सकता। तो अगर सही मायने में हमें बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देनी है उनके आज उनके जन्म दिवस की तिथि पे, तो वो वी कैन डू दैट श्रद्धांजलि, तो फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चलाया फोटो के ऊपर, वो सब फाइन। बट असली श्रद्धांजलि जो होती है कि उन्होंने जो अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज किया वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो उन्होंने हमारे देशवासियों को उस जमाने के लिए भी, आज की पीढ़ी के लिए और आने कई सामने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो एक मार्गदर्शन उन्होंने दिया है कि ऐसा आप लोगों को रहना है एज इंडियंस, वो चीज हमें इनकलकेट करनी है, वो चीज हमें अपनाना है, वो चीज हमें अपने अंदर ग्रहण करना है। और जब वो करेंगे तब वो असली क्रेडिट, असली कॉम्प्लीमेंट जाता है बाबा साहेब को कि हाँ उन्होंने जो किया दैट वाज रियली noteworthy, that is very important. So please understand the constitutional ideals, constitutional goals,
ये जो है दैट इज इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऑल दीज आर इन वेरी सिंपल टर्म्स कि दीज आर दी आइडियल्स जो हमारे आज से नहीं, हमारे देश में 5,000 साल से ये सब मूल्य चलते आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल वो लिखित फॉर्म में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में कभी भाईचारा था नहीं, इक्वालिटी थी नहीं, एकता नहीं थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों को आपस में बांटती थी, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जोड़ने का काम करता है। सो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा जो हमारा लाइफ में जो रोल है, वो ये रोल है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से लेके गांधीनगर तक सब लोगों को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी सेक्शंस हैं, क्या है क्या नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन ये जो बेसिक मूल्य है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आप जानें, ये आप समझें, एंड ये जब आप अपने में इनकलकेट करेंगे, एंड कल जब आप व्हेन यू ऑल पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज, व्हेन यू ऑल start working in whatever capacity, limit in small capacity or big capacity, but when you start working like ideal Indians, because the ultimate goal of the constitution is to create ideal India and ideal Indians. So once you act and behave like ideal Indians and ideal countrymen, that is the day when the constitution has succeeded, and that is the day when Baba Sahib's soul will really be happy. So I would like to conclude it here, and I would like to keep the floor open for question and answer sessions. तुम्ही मला मराठीमध्ये प्रश्न विचारा, नो प्रॉब्लेम. मराठी कळतं मला. आता 25 वर्ष दिल्लीमध्ये राहिलो राहिलो आणि मला मराठीची सवय आता सुटली आहे. पण तरी सुद्धा तुम्ही मराठीमध्येच मला प्रश्न विचारा, इफ यू ऑल फील कम्फर्टेबल, अँड आय शॅल ट्राय अँड आन्सर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज. सर, संसदेला संविधानात बदल करण्याचा अधिकार आहे. भारतात अनेक घटना दुरुस्त्या होत आहेत. यामुळे संपूर्ण संविधान बदलले जाईल अशी भीती वाटते. त्याबद्दल सर तुम्हाला काय वाटतं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना आसान नहीं है, यू नो, बिकॉज जो एक नॉर्मल लॉ है उसको आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं, बट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड अ वेरी बिग बहुमत, यू नीड अ वेरी बिग मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट. सो देयरफॉर, एंड प्लस इवन इफ यू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो फाइनल नहीं है, फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में. फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगी, वो देखेगी कि ये जो चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फायदे में चेंज किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो अगर कोई चेंज कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको स्ट्राइक डाउन करेगी. फिर वो लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है, वो सेटिसाइड हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो चलेगा नहीं. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जो आपको डर है. मान लो कल पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है कि जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया उसी का एडमिशन होगा कॉलेज में. मतलब कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं, कोई मार्क्स का कोई देखना नहीं. हर एक कॉलेज में एक ऑक्शन सिस्टम चलेगा, बोली सिस्टम चलेगा कि जो सबसे ज्यादा पैसा दिया वो घुस गया कॉलेज में. तो सबसे ज्यादा पैसा देने वाले लोग मेडिकल में जाएंगे, सबसे ज्यादा पैसा देने वाले लोग आईआईटी जाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना घर बैठो. मान लो ऐसा लॉ आया कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके, तो वो लॉ चैलेंज हो सकता है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली, और कभी हाई कोर्ट में भी. और सुप्रीम कोर्ट उसको, उस लॉ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, ये कहते हुए कि सॉरी, आप ऐसा लॉ नहीं ला सकते जिससे जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको बोला ना 3-4 मेन गोल्स हैं, मेन आइडियल्स हैं, उसमें से सबसे मेन है इक्वालिटी. तो इक्वालिटी के इस प्रिंसिपल के विपरीत है, उसके अगेंस्ट है, इसलिए ये वाला लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाएगा. तो आपका जो चिंता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल संविधान है वही नष्ट हो जाएगा, वो इतना आसान नहीं है. अभी भी कोर्ट्स हैं, अभी भी, और अल्टीमेटली हम लोग हैं, वी आर द पीपल. हमें हमें इसलिए मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए और एकदम सतर्क रहिए. तो बिकॉज आप लोग अगर केयरफुल रहेंगे, ओनली देन नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू टेक दिस रिस्क. यू सी, इफ पीपल, हम लोग ही अगर ध्यान नहीं देंगे और हम लोग भी अगर अपने सरकार को जो चाहिए वो करने को देंगे, तब सरकार ऐसे ही करेगा, कुछ भी करेगा. तो हमें चौकन्ना अल्टीमेटली रहना है, सब चीज कोर्ट पे या सब चीज पार्लियामेंट पे नहीं रखना है. इफ वी पीपल आर वेरी क्लियर ऑन दिस, कि अगर हम लोग इक्वालिटी को और एक नैरो ग्राउंड्स में एक दूसरे को आपस में हम लोग न लड़े और न अपने आप को बांटे, दैट इज द बिगेस्ट गारंटी टू एंश्योर दैट द पार्लियामेंट डज नॉट डू एनी मिस्चिफ. ओके, थैंक यू सर.
सर हा. सर मला एक असा प्रश्न विचारायचा आहे की सर महाराष्ट्र आणि बेळगावमध्ये हम्म, हे सीमावाद चालू आहे ना सर, हम्म, त्यावर मला प्रश्न विचारायचा आहे. हा, संयुक्त महाराष्ट्राच्या हम्म, चळवळीपासून बेळगाव हम्म, कारवार सहित सीमा भाग महाराष्ट्रात यावा हम्म, यासाठी आंदोलन चालू आहे. हम्म. तर सर हा सीमा भाग महाराष्ट्र येतो का आणि कसा? नाही, अरे ते जरासा कॉम्प्लिकेटेड जे पॉलिटिकल प्रश्न झाला. आता काय, सी लुक ॲट द प्रॉब्लेम. सी 1956च्या अगोदर ना, वी डिड नॉट हॅव, वी इंडियामध्ये काय होतं 1947 मध्ये, देर वॉज ब्रिटिश इंडिया, म्हणजे दोज प्रोव्हिन्सेस विच वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, अँड देर वर राजे महाराजांचे ते किंगडम्स, प्रिन्सली स्टेट्स म्हणतात त्यांना. तो हे दीज वर द ओनली टू टाइप्स ऑफ युनिट्स इन ब्रिटिश इंडिया. फॉर एक्झाम्पल बॉम्बे प्रेसिडेन्सी. आता बॉम्बे प्रेसिडेन्सी वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये प्रेझेंट डे हाफ ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात आणि सुद्धा कराची सुद्धा, मतलब इमॅजिन इवन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेन्सी. तो ते ओल्ड लॉ ग्रॅज्युएट्स, म्हणजे ते फॉर एक्झाम्पल लालकृष्ण अडवाणी साहेब, त्यांनी मग जे लॉ केलं, त्यांचं त्यांनी कॉलेज केलं, त्यांचं डिग्री इज फ्रॉम बॉम्बे युनिव्हर्सिटी, बट होते ते कराचीमध्ये. तेव्हा कराची was a part of India, United India, तेव्हा पाकिस्तान नव्हतं. So you must understand that when India became independent in 1947, तर हे असं ते आता प्रेझेंट डे मॅप मध्ये ना, लिंग्विस्टिक रिऑर्गनायझेशन ऑफ स्टेट, मतलब भाषाच्या बेसिसमध्ये यू हॅव डिफरंट स्टेट्स, ते नव्हतं इन 1947. वी ओनली हॅड ब्रिटिश इंडिया अँड वी हॅड व्हेरियस प्रिन्सली स्टेट्स. म्हणजे महाराष्ट्राचा एक हिस्सा निजामच्या राज्यामध्ये होता, निजाम ऑफ हैदराबाद. तो मग 1950s मध्ये एक दे स्टार्टेड अँड मूवमेंट दॅट दी कंट्री मस्ट बी, ऑल द प्रोव्हिन्सेस मस्ट बी रीड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लँग्वेज. सो देअरफॉर आता ते म्हणजे म्हणतात त्यांना एक स्टेट रिऑर्गनायझेशन कमिशन आलं 1955 मध्ये, अँड एंटायर इंडिया वॉज रीड्रॉन, द मॅप वॉज रीड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लँग्वेज. सो दॅट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक रिऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन लँग्वेज. तो मधले प्रेझेंट 1956 मध्ये प्रेझेंट डे महाराष्ट्र आलं. महाराष्ट्र आणि गुजरात सेपरेट झालं. गुजरात वॉज एस्टॅब्लिश्ड ऑन बेसिस ऑफ गुजराती. महाराष्ट्र वॉज एस्टॅब्लिश्ड ऑन बेसिस ऑफ मराठी. आंध्र प्रदेश वॉज एस्टॅब्लिश्ड ऑन बेसिस ऑफ तेलुगू. मग तामिळनाडू एस्टॅब्लिश्ड ऑन बेसिस ऑफ तमिळ. केरला ऑन बेसिस ऑफ मल्याळम. असं करता करता वी हॅड व्हेरियस स्टेट्स. आता लँग्वेजच्या बेसिस पे यू कॅन ऑर्गनाइज इंडिया, बट ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कन्व्हिनियन्स में दॅट वॉज नॉट ऑलवेज देअर, बिकॉज देर वर सम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स इन विच देर वर टू लँग्वेजेस विच आर इक्वली पॉवरफुल. मग काय करायचं? आता बेलगावमध्ये 50% फॉर एक्झाम्पल मराठी स्पीकिंग, 50% नॉन मराठी स्पीकिंग. You see, so that is one of the problems, and there are several border states, which have this problem. Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu have this problem. Then Maharashtra and Karnataka have this problem. So 99% we were able to redraw India, change India, and उसको ऐसा बनाया हम लोग ने, जैसे linguistic language के basis पे हम लोग ने अलग अलग स्टेट बनाया. लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं है. ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा ही होगा. एक दो ऐसे एरियाज होंगे जो इसको एग्जैक्ट हम लोग काट नहीं सकते. इट्स नॉट पॉसिबल कि एकदम 100% परफेक्ट, क्योंकि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने भी इसमें महाराष्ट्र में भी, जहाँ पे जैसे अपना ओस्मानाबाद, औरंगाबाद, ये सब तो निजाम के अंडर था वो 200 साल के लिए. तो उधर दक्षिणी भाषा, दक्षिणी हिंदी बोला जाता है. देन विदर्भा वॉज अ सेपरेट स्टेट. उसको विदर्भा और जो आज का मध्य प्रदेश है 200 साल तक एक ही था. इट वॉज नोन एज सेंट्रल प्रोविंसेस. उसके पहले महाराष्ट्र वॉज नॉट देयर. सो कोंकण एंड बॉम्बे, जो अभी का मुंबई सिटी है, कोंकण है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. तो अभी जो आप मैप में महाराष्ट्र देखते हो, वो ब्रिटिश के टाइम पे 4 अलग अलग जगह पे था. वो एक महाराष्ट्र था ही नहीं. और दैट इज, और वैसे ही हर एक स्टेट में भी यही प्रॉब्लम है. वो ब्रिटिश टाइम में उसका मैप ही अलग था. तो हमने काफी हद तक वी हैव ट्राइड टू क्रिएट इट. लेकिन हम लोग को यह समझना चाहिए कि दैट अल्टीमेटली 100% एग्जैक्ट बटवा पार्टीशन करना स्टेट होगा, वो पॉसिबल नहीं है. वो कुछ ना कुछ लफड़ा होगा ही होगा. तो अभी बेलगांव केस में, अभी बेलगांव का प्रॉब्लम में हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि बेलगांव के प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ से हैज महाराष्ट्रन्स देखते हैं, एंड उधर से वो लोग हैज कन्नडिगास देखते हैं. नो, अगर हम लोग बेलगांव के प्रॉब्लम को हैज इंडियंस देखने लगे ना, इधर से भी हम लोग इंडियंस के जैसे देखे और उधर से भी कर्नाटका से भी वो लोग उसको इंडियंस के जैसे देखने लगे, तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा.
You see, this is what I'm trying to say. So it's sometimes very difficult, to get this. I understand Belgaum mein we have a good amount of with the Maharashtra Ekikaran Samiti bhi hai in Belgaum, and there is a good percentage of Marathi speaking population, but sometimes it will not be possible. There will be one or two districts here and there, one or two areas here and there, which will not be possible to have an exact division. So therefore, we should not have this violence, killings, and all these things. If Maharashtra and Karnataka approach this as Indians, then I think this problem can be resolved to a large extent. We can have common control over that district, or certain parts of the, or if not the entire district, some part of the district can be given to Maharashtra. But this can be done only in a peaceful and a negotiated manner. हम लोग अगर झगड़ा करेंगे, उधर राइट्स चलेगा, मारामारी चलेगा, तो उधर कर्नाटक के साइड के वहां के भी नेता लोग उनको भी भड़काएंगे ना, बोलेंगे कि नहीं अपना स्टेट का हिस्सा जा रहा है दूसरे स्टेट में. So that is the problem. The violence and this should not take place. We should sit across the table and try and see what best we can. But both of us should realize कि कुछ ना कुछ problem तो होगा. You can't have 100% linguistic organization without any problems. Next question. Thank you, sir. सर UPSC आणि MPSC या दोन परीक्षा वेगवेगळ्या का ठेवल्या गेल्या? No, that's a current. See, there's a logic behind it. When I did, मैंने जब अपना schooling किया ना, I did it from state board, Maharashtra state board. आणि under the and again coming back to the constitution, हमारे constitution में there are two separate services. एक which is known as central services and दूसरे which is known as state services. अभी सेंट्रल सर्व्हिसेस मध्ये IAS, IPS, इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस, इंडियन पोलीस सर्व्हिस, आणि मग इंडियन फॉरेन सर्व्हिस, मग कस्टम्स अँड रेव्हेन्यू, हे सगळे येतात ते सेंट्रल सर्व्हिसेस मध्ये. अँड देन ऍट द स्टेट लेवल देर इज अ सेपरेट ऍडमिनिस्ट्रेशन, वेर वी हॅव स्टेट लेवल ऑफिसर्स. सो इन द स्टेट not more than 2 to 5% of the total officers will be from the center. Rest 95-97% of the civil servants, they will be from the state. So because there are two separate type of officers, central government officers and state government officers, because of that those separate recruitment agency hai. UPSC is for central government officers का recruitment करने के लिए, और MPSC जो है वो स्टेट लेवल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करने के लिए. अगर मान लो एक ही एजेंसी होता, अब महाराष्ट्र में आपको तालुका लेवल पे चाहिए, जिला लेवल पे चाहिए, तो उसका नियुक्ति दिल्ली में बैठ का ऑफिसर थोड़ी कर पाएगा. सो इसलिए उसका कारण है ना, हर एक स्टेट का अपना एक कमीशन है. जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक कमीशन. तो जो स्टेट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं या स्टेट लेवल का जो जॉब है, उसका रिक्रूटमेंट करने के लिए वो बोर्ड है. क्योंकि वो स्टेट वालों को ही पता है ना. अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई औरंगाबाद में ज्यादा चाहिए, विदर्भ में चाहिए, जलगांव में चाहिए, तो वो स्टेट लेवल आदमी डिसाइड कर पाएगा, सोच कर पाएगा अच्छे से. अब दिल्ली में जो बैठा है वो तो डिसाइड नहीं कर पाएगा, उसको तो आइडिया नहीं है कि किसमें रिक्रूटमेंट, सिंधुदुर्ग में ज्यादा चाहिए कि जालना में ज्यादा चाहिए. सो दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव टू सेपरेट सर्विसेज, एंड बिकॉज देयर आर टू सेपरेट सर्विसेज देयर आर टू सेपरेट बोर्ड्स. यूपीएससी केवल सेंट्रल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है, एमपीएससी या कोई भी स्टेट बोर्ड केवल स्टेट बोर्ड के लिए रिक्रूटमेंट करती है. और यूपीएससी में जब रिक्रूटमेंट होता है सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स का, वो रिक्रूटमेंट होने के बाद फिर उनको वेरियस स्टेट्स में डेप्यूटेशन के लिए भेजा जाता है. तो अगर आईएएस सिलेक्ट हो गया कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए, या आईपीएस सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद उसको स्टेट वाइज किसी काडर में भेजा जाता है. किसी को महाराष्ट्र मिलेगा, किसी को तमिलनाडु मिलेगा, किसी को वेस्ट बंगाल मिलेगा, तो उसी हिसाब से वो लोग जाते हैं. सो दैट इज द लॉजिक कि दो अलग अलग सर्विस, इसलिए दो अलग अलग बोर्ड या दो अलग अलग कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट. ओके, थँक्यू सर. सर, अनेक वेळा केंद्र सरकार चुकीच्या प्रकारे राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करून राष्ट्रपती राजवट लावते. असाच महाराष्ट्रातील प्रसंग आपण सोडवला. सर, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे नक्की कोणते अधिकार आहेत ते सांगा. अगर ऐसा गलत तरीके से सेंटर ऐसा इन्वॉल्व होता है ना, तो सबसे बिगेस्ट जो एक सोल्यूशन है इसका, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. जैसे 2019 में जब ये राज्यपाल शासन लगा था महाराष्ट्र में, तो महाविकास आघाड़ी सुप्रीम कोर्ट गई थी.
तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया कि देखो हमारे संविधान में आर्टिकल 356 है, हाँ 356, उसके तहत डिसाइड होता है कि उधर राज्यपाल शासन या प्रेसिडेंट का रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। एंड प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला गया है कि ये सब कंडीशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप डाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं कर रही है, उधर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है, उधर पूरा मारामारी चल रहा है, दंगा चल रहा है, लफड़ा चल रहा है। सो ऐसे सब सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ आप इसको स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकते हो और सेंट्रल रूल प्रेसिडेंट्स रूल डाल के उसको कुछ टाइम तक के लिए देख लो, सिचुएशन को कंट्रोल में लाओ, नॉर्मलसी लाओ और उसके बाद ही आप इलेक्शन करके नया स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट कराओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि आजाद हर एक जो भी गवर्नमेंट पार्टी आती है सेंटर पे, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का है, हर एक पार्टी का ये लफड़ा है, जो भी पार्टी आती है सेंटर में वो ऑपोजिशन वाली जो पार्टी होती है स्टेट गवर्नमेंट को, उसको कुछ ना कुछ बहाने से डिसमिस करने के चक्कर में रहती है। तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता ऐसा ये कि जैसे सेंटर में किसका पार्टी, सेंटर में मान लो कांग्रेस का पार्टी है और महाराष्ट्र में मान लो बीजेपी का सरकार है, तो जस्ट बिकॉज आप लोग दो अलग अलग सरकार से पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब नहीं कि कांग्रेस के पास ये अधिकार है कि इस महाराष्ट्र बीजेपी सरकार को डिसमिस कर दे। तो अलग पॉलिटिकल पार्टी होना कोई कारण नहीं है डिसमिसल का। वो अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 356 इट इज ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, it is total breakdown of administration, only then can the state government be dismissed। and आजादी से लेके अब तक more than 100 times ये पावर इस्तेमाल किया गया है and 90% से ऊपर ये पावर गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। बट उसका सुप्रीम कोर्ट ने ओवर 1994 में एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया, 2006 में भी एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया। 2006 में आई वाज इन्वॉल्व इन दैट केस। 1994 में कर्नाटका के केस में उन्होंने जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और 2006 में बिहार के केस में उन्होंने जजमेंट दिया, इन विच उन्होंने एक सर्टेन रूल्स ले डाउन किए कि कभी भी सेंटर को, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने से बजाय, कोई हस्तक्षेप करने के पहले ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, तभी डिसमिस कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट अगर डिसमिस किया तो आप आओ सुप्रीम कोर्ट या आओ हाई कोर्ट एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसमिसल ऑर्डर उसको वो लोग सेटिसाइड करके वापस स्टेट गवर्नमेंट को नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थँक्यू सर। तर इंदिरा गांधींनी जेव्हा आणीबाणी लावली होती तेव्हा सुप्रीम कोर्टने हस्तक्षेप केला नव्हता। सध्या मात्र सुप्रीम कोर्टने अनेक गोष्टी हस्तक्षेप करताना आपल्याला दिसते, तर त्याबद्दल नक्की काय तरतुदी आहे? जरा पुन्हा बोला, आय कुडंट हिअर, काय म्हणतात तुम्ही? तर इंदिरा गांधींनी जेव्हा आणीबाणी लावली होती तेव्हा सुप्रीम कोर्टने हस्तक्षेप केला नाही। इमरजेंसी ना, हाँ नहीं तेव्हा नहीं केला, दैट्स राइट, यू आर राइट, बट दैट इज वो बहुत पुराना कहानी हो गया ना, वो तो 1970s का है, आज से 45-50 इयर्स पहले की बात है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है, हाई कोर्ट्स ने इंटरफेयर किया है, वो लोग ने लॉ लेट डाउन किया है। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने करके कुछ मदद किया है, कभी कभार वो लोग ने नहीं भी किया है, बट ब्रॉडली ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गलत तरीके से सेंटर ने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया तो कोई लीगल कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, लीगल कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं, लीगली है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कभी कभार कुछ केसों में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है, कभी कभी नहीं एक्सेप्ट करती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक मैच होता है, कभी आप जीतते हो कभी हारते हो, तो अगर तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, विक्ट्री एज वेल एज डिफीट इन द सेम मैनर। यू शुड नॉट this thing. Sometimes, many times we lawyers also not able to convince the court, not able to tell the court ki what is the issue, क्या है क्या नहीं है। So वो सोल्यूशन है, उसका एक समाधान है, एक रेमेडी है। ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है और हम लोग नागरिक लोग कुछ उसको कुछ उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। थँक सर, मूलभूत कर्तव्य, अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वे यामध्ये काय फरक आहे? फरक एवढाच आहे की मूलभूत कर्तव्यामध्ये इफ दॅट इज व्हायलेटेड, जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स मध्ये अगर वायलेशन होतं तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज मध्ये वायलेशन होता तो यू कांट अप्रोच द कोर्ट। दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया वो लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर रखा जो कंपलसरी है। मतलब उसमें से अगर कुछ भी वायलेशन होता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो,
जैसे आर्टिकल 14 है, एक नंबर सेक्शन नंबर 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है इक्वालिटी होना चाहिए इंडिया में। तो अगर इक्वालिटी है और अगर मान लो किसी हर एक क्लास में क्लास के अंदर इक्वालिटी होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं, जनरल का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, एससी एसटी का हो सकता है, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर इक्वालिटी होना चाहिए। मान लो 2 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज क्या करती है, जिसको कमती मार्क्स मिला है उसको एडमिशन मिल देती है, और जिसको ज्यादा मार्क्स मिला है उसको एडमिशन नहीं देती है, क्योंकि कमती वाले ने पैसा खिलाया होगा तो उसको दिया, ज्यादा वाले ने को मार्क्स एडमिशन ने पैसा नहीं दिया तो उसको नहीं दिया। तो यू गो टू द कोर्ट, कोर्ट में जाओ एंड कोर्ट में बोलो कि देखो जो फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 14, ये सीधा उसका वायलेशन है कि ये डिस्क्रिमिनेशन किया है कि मेरे को ज्यादा मार्क्स मिला है लेकिन मुझे एडमिशन नहीं दिया और मुझसे कमती मार्क्स वाले को एडमिशन दिया है। तो कोर्ट बोलेगी यस यू आर राइट, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, तो जो आपके नीचे वाले को जिसको एडमिशन दिया उसको कैंसिल करके आपको एडमिशन मिलेगा। ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स। लेकिन एक अलग चैप्टर है ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज में वो अगर वो कंपलसरी चीज नहीं है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप बाई चांस फॉलो नहीं कर पाए तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जिसको हम लोग कहते हैं इन पार्ट 4A, कि दीज आर दी एक गाइडलाइंस, एक ब्रॉड गाइडलाइंस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा होना चाहिए। अगर आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल एक उसमें एक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, that there should be uniform civil code all over the country, but it's a part of directive principles of state policy, it's not a part of fundamental rights. अगर मान लो पूरे कंट्री में डायरेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप कोर्ट में एक पिटीशन नहीं फाइल करके नहीं बोल सकते हो कि भाई पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। क्यों? क्योंकि वो पार्ट 3 का हिस्सा नहीं है, जो फंडामेंटल राइट का उसका हिस्सा नहीं। जो फंडामेंटल राइट वायलेट होता है उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेट हो रहे हैं, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू। एक कंपलसरी है और दूसरा नॉन कंपलसरी है। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, हॅलो सर, हाँ बोला। सबरीमाला केसच्या संदर्भामध्ये थोडा आपला एक्सपिरियन्स जो आहे तो आमच्याशी विद्यार्थ्यांशी शेअर करसाल सर? ती केस आपण जिंकली होती, तर याबद्दल आपला जो अनुभव आहे तो प्लीज सांगा। देखिए शबरीमला वाले केस में में ऑल्दो हम लोग केस जीते बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। वो बहुत सिंपल साधारण इशू नहीं है। जैसे इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया कि मेरे को ज्यादा मार्क्स मिला, किसी दूसरे वाले को कम मार्क्स मिला, उसको एडमिशन मिला, मेरे को एडमिशन नहीं मिला, तो वो तो एकदम ओपन एंड शट केस होता है, ब्लैक एंड व्हाइट केस होता है। अब शबरीमला में देखो, आपको समझने के लिए दोनों साइड का समझना जरूरी है। जो हम लोग का साइड का था, जो हम लोग ने बोला कोर्ट में, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे पार्टी का भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग केवल अपना ही बात समझते, दूसरे पार्टी को समझने का कोशिश नहीं करते। तो अभी दोनों पार्टी ने क्या क्या बोला कोर्ट में। जैसे हम लोग का पार्टी था, वो ये कह रहे थे कि ये प्रथा जो थी, ये इतने टाइम से चली आ रही थी, आज से 100 साल 200 साल 500 साल पहले तो ठीक था कि आप एक सर्टेन एज ग्रुप के लेडीज को भगवान का दर्शन करने से मना कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में इन 2021 जब इतना हम लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, इतना हम लोग ने डेवलपमेंट देखा है, आज की तारीख में वुमेन के अगेंस्ट ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से 100 साल पहले सती का प्रथा था, आज से 100-150 साल पहले चाइल्ड मैरिज का प्रथा था, आज से 100-150 साल पहले तक विडो रीमैरिज नहीं होता था। मतलब बचपन में अगर वो विधवा हो गई तो जीवन भर उसको, 8-10 साल में अगर विधवा हो गई तो 90 साल तक उसको ऐसे ही रहना पड़ता था। तो बहुत सारे ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस थे जो 500, 1000, 1500, 2000 सालों से चलते आ रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उसको बंद किया। टाइम के साथ हम लोग सब चेंज हुए, तो इसलिए हम लोग ने बोला कि ये रूल भी चेंज होना चाहिए। ये आप लेडीज पे छोड़ो, क्योंकि सबरीमला में जो 15 से लेके 50 तक का एज ग्रुप की लेडीज थी, उनको दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं था।
तो हमने बोला कि भाई ये एक बैन नहीं होना चाहिए, आप लेडीज पे छोड़ दो, वो अगर दर्शन करना चाहते हैं तो उनको करने दो, वो अगर दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो इनका उनका राइट है, वो ना करें, लेकिन आप बैन नहीं कर सकते, सबको एक साथ बाहर नहीं निकाल सकते। वो हमारे जो संवैधानिक प्रिंसिपल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है ऑफ इक्वालिटी, उसको टोटली वायलेट करता है। तो ये हमारा स्टैंड था। जो दूसरी पार्टी का स्टैंड था, और उनके स्टैंड में भी दम था, ऐसा बात नहीं है, दे आल्सो वेरी गुड पॉइंट, दे से कि देखो ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक टेम्पल में 15 से 50 के एज ग्रुप की लेडीज को हम लोग एंट्री करने से मना कर रहे हैं। हम लोग केवल इस अयप्पा वाला जो मंदिर है शबरीमाला में, केवल उसी टेम्पल में मना कर रहे हैं, क्योंकि उधर का जो भगवान है, उधर की जो मूर्ति है उस भगवान की, वो नैस्तिक ब्रह्मचारी है। मतलब वो अपने सामने किसी भी 15 से 50 साल के उम्र की लेडी को वो एक्सेप्ट नहीं करता कि वो मेरा दर्शन करे। और ये हजारों साल की आई हुई प्रथा है, और कोर्ट को इस प्रथा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये उनका स्टैंड था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भले ही हमारे फेवर में ऑर्डर पास किया और बोला कि नहीं, ये सिस्टम गलत है और 15 से 50 की एज ग्रुप की औरतों को आप एंट्री करने दो, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया ये, क्योंकि एजिटेशन हुआ, झगड़ा हुआ, ये वो वोटिंग इलेक्शन में लोगों का ये है। तो ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू से हटके ये बन गया है पॉलिटिकल इशू। तो और अभी फिर रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके वो लोग, एक बड़ा बेंच फिर से ये केस सुनेगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मेरा एक हमेशा एक है कि ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज मैंने केस किया तो मैं अपने आप को सही मानूंगा और दूसरी पार्टी को गलत, ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को दोनों साइड बताना चाहता हूँ कि हमने क्या बोला और दूसरे पार्टी ने क्या बोला, और आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि दोनों पार्टी में से कौन सा सही है। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ क्योंकि मैंने वो केस किया तो मेरा ही वाला जो हम लोग का लाइन सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं केवल ये कह सकता हूँ कि देखिए, टाइम के साथ साथ सभी लोग चेंज होते हैं। हम लोग 2021 में, 1921 में देश का क्या पॉलिटिकल सिचुएशन था, क्या कल्चरल सिचुएशन था, क्या सोशल सिचुएशन था, क्या वो 2021 के जैसा था 1921 में? नहीं। 1821 में कैसा था, 1721 में कैसा था, 1521 में कैसा था? तो हर एक सिस्टम जो है वो टाइम के साथ जो एक मूल आधार होता है सोसाइटी का, वो तो सेम रहता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ प्रथाएं होती है जो टाइम के साथ हमें चेंज होना होता है। अच्छा, दूसरी साइड जो हमारी ऑपोजिट साइड थी, वो कहते थे अरे आप केवल हिंदू धर्म में क्यों बोल रहे हो, आप मुसलमानों को बोलो, आप क्रिश्चियन को बोलो, आप सिख को बोलो, उनके मुसलमानों के वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए, अगर दूसरी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन है तो दैट शुड नॉट बी अ ग्राउंड कि अपने जगह पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करें। अगर उनके वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है तो हमें उन्हें सुधारना चाहिए, उनके जैसे हमें नहीं बनना चाहिए। एक कॉमन सर, क्या बोला सर मुझे क्वेश्चन था। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन था कि वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में यूथ फेस्टिवल में अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं स्टूडेंट को, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप जरा स्क्रीन पे आके पूछिएगा, स्क्रीन पे आइएगा। आप कौन प्रश्न पूछ रहे हैं सुनील जी? क्या आप आवाज सुनील जी, अगर डिस्क्वालीफाई करते वक्त अगर यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी बच्चा अगर सालों से, जैसे अभी आपने कहा कि जो स्थिति पहले थी वो आज नहीं है या आगे जाके बदल सकती है, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि उस वक्त के सुनील फर्नांडीज जो थे वो आज इतने साल बाद भी वैसे ही है और उसी तरह डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन यूथ फेस्टिवल में सही है या गलत है, या एटलीस्ट लिटरेरी इवेंट में? इतना ही पूछने वाला था मैं। जवाब ये, अगर आदेश बांदेकर का स्टूडेंट है तो डिस्क्वालिफिकेशन 90s में भी गलत है, आज भी गलत है। लेकिन अच्छा लगा, मैं अभी एक दूसरी जगह था और मुझे पता चला दलवीर सर के पास कि आज सुनील कनेक्ट होने वाले हैं। तो मैं ऐसी जगह शूटिंग कर रहा हूँ, वहां पे रेंज भी नहीं मिल रही है, फिर भी मैं कनेक्ट हुआ क्योंकि मुझे इतना प्राउड मोमेंट है आज के लिए। और शायद आप यानी बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, मगर दलवीर सर और मैं फील कर रहा हूँ कि आज सुनील फर्नांडीज सर, ऐसे कहूंगा
कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की पूरी यूथ फेस्टिवल टीम की तरफ से हमें बड़ा गर्व होता है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट सुनील। मैं ऑफ एयर जाता हूँ क्योंकि मेरा इमीडिएट अगला शूटिंग है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके आदेश। Hello, sir. हाँ, बोला। Hello. Since there are being digital proofs used in Supreme Courts as proof, at what % can we trust those proofs? Because they can be manipulated very easily. नहीं, proof जो है, whichever courts you go for, digital proofs, whether it is Supreme Court or anything, there is a certificate of authenticity, मतलब ये कि ये मैनिपुलेट नहीं हुआ है वो आपको दिखाना होता है। एंड दूसरे पार्टी को पूरा चांस है उसको एग्जामिन करके देखने के लिए कि ये सही डिजिटल प्रूफ है कि इसमें कुछ झोलझाल किया है वो लोग ने, कुछ धांधलेबाजी किया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिजिटल दिया तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो दूसरे पार्टी को भी चांस मिलता है उसको देखने के लिए। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा पार्टी अपना डिजिटल प्रूफ सामने कर सकता है, ये बोलने के लिए कि देखो ये टेम्पर किया हुआ है, ये असली डिजिटल प्रूफ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइजेशन में इट्स नॉट लाइक ऐसा डाला तो 100% उसको एक्सेप्टेंस है। इट्स ऑलवेज द अदर साइड हैज अ चांस टू रिबट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॅलो बोला सर, मला एक क्वेश्चन आहे। बोला। कलम 370 आणि कलम 35A याबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? हे चुकीचं केलं सरकारने की हे करून आपल्याला फायदा झाला? नहीं, आता बघा, मेरा ये काम होगा आप लोगों को दोनों साइड का व्यू बताने का, है ना। जो कुछ इंडिया में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि 370 एंड 35A को होना चाहिए था, उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए था, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो कैंसिल होना चाहिए। अब कैंसिल क्यों नहीं होना चाहिए था वो मैं आपको बताता हूँ। उनका ये कहना है कि जब 1947 में कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बना, तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को एक गारंटी दी थी कि जब तक तुम इंडिया के अंदर होगे तब तक हम लोग 370 और 35A तुमको देंगे। मतलब वो कश्मीर लोगों का ये कहना है कि इंडिया ने हमें प्रॉमिस किया था कि हमें 370 और 35A होगा, इसलिए हम लोग इंडिया ज्वाइन करने के लिए एग्री हुए। और अब जो है आपने हमसे पूछे बगैर 370 और 35A को कैंसिल कर दिया। तो उनका ये मेन ग्राउंड है। उनका ये जो उसको उनके फेवर में जो बोलते हैं 370 और 35A के, वो ये कहते हैं कि हम लोगों को अगर आपने एक गारंटी दी थी, एक प्रॉमिस किया था, और हैज इंडियन गवर्नमेंट ने उस प्रॉमिस को तोड़ा। सो उनका ये कहना है। और जो दूसरे साइड वाले वो ये कहते हैं कि देखो कि 370 और 35A का जो हमने प्रॉमिस दिया था आपको, वो इसलिए दिया था क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान को लेके प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और अब जो है 75 इयर्स डाउन द लाइन सिचुएशन बदल गया है, और इसलिए सिचुएशन बदल गया तो आपको ये 370 और 35A का जरूरत नहीं है। ये 370 और 35A के वजह से प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है पिछले 70 ईयर्स से, उससे कोई सोल्यूशन मिला नहीं हम लोगों को, इसलिए इसको हटाओ और आप पूरी तरह से इंडिया में मर्ज हो जाओ। तो ये दोनों पार्टी का कहना है। लेकिन देखो, ये जो मैंने सबरीमाला को लेकर भी जो सवाल मैंने किया था कि देखिए कि कैसे लोग जो हैं या हमारे लीडर्स जो हैं वो पलटते रहते हैं। अभी 370 के लिए लोग कह रहे हैं कि टाइम के साथ बदलना चाहिए, और उस 1947 में 370 का कोई महत्व था, लेकिन 2020 में 370 का कोई महत्व नहीं है, तो खत्म होना चाहिए 2019 में। तो ठीक है, समझ गए। लेकिन वही चीज सबरीमाला के भी तो होता है ना, उसमें भी तो लोग कह सकते हैं कि देखो आज से 100 साल पहले आप लोग ने औरतों को एंट्री नहीं दी, 200 साल पहले नहीं दी, 500 साल पहले नहीं दी, लेकिन अभी दो। टाइम के साथ हमें बदलना चाहिए, एंड टाइम के साथ। और कॉन्स्टिट्यूशन भी जब 1950 से लेके अभी तक 102 बार 103 बार चेंज हो चुका है, उसके छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो इसलिए देखो 370 एंड 35A या किसी भी मुद्दे पे आप लोगों को दोनों पार्टी का, दोनों साइड का व्यू जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए, और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि दोनों में से कौन सा व्यू आपके लिए सही है। और एक व्यू लेने से पहले दूसरे व्यू को और अच्छे से समझो। मान लो आपको लगता है कि नहीं 370 जाना चाहिए, ये आपका व्यू है, लेकिन ये व्यू पकड़ने से पहले
पूरी तरह से कोशिश करो कि जो दूसरा पार्टी का दूसरे साइड का है जो बोल रहा है कि ये 370 नहीं जाना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसका ईच एंड एवरी पॉइंट समझो, उसके सारे आर्गुमेंट समझो, सारे पॉइंट, और उसके बाद फिर अपना फैसला लो. एंड दैट्स ऑल आई वुड से, हैज intelligent young students, this is, and tomorrow you will be responsible citizens of this country, you will be someone whom we all should be proud of. This is what should have ultimately happen. किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे अपना मत, अपना व्यू लेने से पहले दूसरा का व्यू, दूसरे का मत पहले समझो, और उसके बाद फिर अपना फाइनल डिसाइड करो कि अपना क्या व्यू होना चाहिए. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. Next question, please. Hello, sir. Am I audible? Yes, you're audible, please. सर, पॉलिटिकल पॉवरचा जो इन्फ्लुएन्स आहे तो ज्युडिशियरी मध्ये वाढत चाललेला आहे. जेणेकरून लास्ट इयर मध्ये जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस त्यांनी समोर येऊन म्हटलं चला देश संकट में, जो पॉलिटिकल पॉवर्स आहे, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएन्स जास्त वाढत आहे कॉन्स्टिट्यूशन ज्युडिशियल पॉवर मध्ये, सो इट इज गुड फॉर इट इज बॅड. नाही, कसं गुड असणार, तर बॅडच असणार ना. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग. आता मग सर याच्यावर सर काय परिणाम, म्हणजे याच्यावर काय उपाय काय करताय? उपाय म्हणजे आता but see, it is a problem with most of the governments. There is always, whichever government has been there, even in the past also, there have been the governments which have, जिसने इंटरफेयर किया है. वो एक होता है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जरा सा अगर वीक होगा तो इंटरफेरेंस कम होता है, और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जरा सा स्ट्रांग होता है, कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, उसमें जरा सा इंटरफेरेंस लेवल हाई हो जाता है. तो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन जजेस के पास ही है. इसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, और किसी के पास नहीं है. उनको इस चीज का सोल्यूशन करना है कि अगर एक लीगल लिमिट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन अगर उस लीगल लिमिट को पार क्रॉस करके इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो जजेस को आपस में मिलके उसको सॉल्व करना चाहिए. उसमें हम और आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते. वो पूरा उनके पास पूरा पावर है. हम लोगों से कई ज्यादा पावर जजों के पास है. इंडिया में शायद ही ऐसे कोई लोग हैं जिनके पास इतना पावर है जितना जजेस के पास है. आप और हम तो कुछ नहीं है उनके मुकाबले. और अगर वो लोग इस चीज का सोल्यूशन नहीं कर सकते तो आप और मैं भी नहीं कर पाएंगे सोल्यूशन. ये एकदम फ्रैंक बात है. अगर सोल्यूशन है तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल जजेस के पास ही है, और वो ही कर सकते हैं. आम नागरिक इसमें कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता उनको, और ये उनको करना चाहिए. बिकॉज अगर वो लोग नहीं करते इस बात का सोल्यूशन, तो आम नागरिक का जो एक फेथ है सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट्स पे या जुडिशरी पे, वो डगमगाएगा. तो आज की तारीख में आर्मी है, जुडिशरी है, इन सब लोगों पे इंडियंस का अभी भी बहुत फेथ है. तो उनको ये समझना चाहिए कि ये फेथ टूटना नहीं चाहिए. उनके पास पूरा पावर है. हमारे संविधान में उनको फुल पावर दिया गया है कि अगर कोई इंटरफेरेंस करता भी है तो उसको कैसे उनको सॉल्व करना है. तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी कैन ओनली होप कि दे टेक द राइट थिंग्स. थैंक यू सर. बट सर, वो जो रिजल्ट देना चाहिए, जो उनको अच्छा लगता है कि ये दिस इज द राइट डिसीजन, वो नहीं दे पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर एंड पावर. एंड सर, ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रेटेस्ट, ओके, बट पॉलिटिक्स नाउ पॉलिटिक्स गेटिंग मच इंपॉर्टेंस. So that's why they influence on our constitution and judicial. उसका सोल्यूशन आपके हाथ में ना, उसका सोल्यूशन जजों के हाथ में नहीं है. तो आप ऐसा गवर्नमेंट इलेक्ट मत करो जो जज सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा इंटरफेरेंस कर रहे हैं. वो हम लोगों ने इलेक्ट किया ना, है कि नहीं? क्या तो है सर. तो ऐसा सोल्यूशन है कि भाई ऐसे गवर्नमेंट को इलेक्ट मत करो. तो अगर गवर्नमेंट इलेक्ट किया है तो फिर बाद में भुगतो. ऐसा तो दैट इज अल्टीमेटली इन द हैंड्स ऑफ द वोटर. अगर आप एंड सी, अगर आपका व्यू मेजॉरिटी ऑफ इंडियन शेयर करते हैं तो हो सकता है वो लोग ऐसा सरकार को इलेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन हो सकता है आपका ये व्यू मेजॉरिटी इंडियंस नहीं शेयर कर रहे हैं, उनके व्यू से गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में. सो एट द एंड ऑफ द डे, ये जो वोट, राइट टू वोट है, राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है. एंड हमें उसको एकदम अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए. जो एक और मेजर प्रॉब्लम है हम इंडियंस के साथ, कि हम लोग उस वोट को ठीक से यूज नहीं करते. एंड ठीक से क्योंकि हम लोग वोट यूज नहीं करते, हमारे पास ऐसे ही सब नेता लोग आते हैं. किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, नेता ऐसा ही होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज हम लोग नहीं ठीक से वोट करते ना. तो एट द एंड ऑफ द डे यू कांट ब्लेम ओनली पॉलिटिशियंस. उनको क्यों, मतलब वी आर द वंस हु आर इलेक्टिंग देम ना. वो लोग तो किसी दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, लंदन से, यूएसए से तो आए नहीं है वो लोग.
वो लोग हम लोग से ही उठ के आ गए, हमारे देश से आए, हमारे एरिया से ही उठ के आ रहे हैं, हम ही जैसे लोग हैं वो। तो फिर तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को ठीक से लोगों को चुनना होगा, हम लोग नहीं चुनेंगे ठीक से तो ये दिक्कत है। हाँ, थैंक यू।